Hello friends, this is Rajat Khandelwal from 4D Education Hub. Welcome to Small Talks. Today we have with us Mr. Sameer Sinha. Sameer has cleared various banking exams like IBPS PO, IBPS Clerk, SBI PO, SBI Clerk. So finally he will be joining SBI PO and currently he is waiting for his joining. So we'll be discussing about his journey. उन्होंने कैसे प्रिपरेशन की, क्या डिफ़िकल्टीज़ उन्होंने फेस की, ये सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे. हेलो समीर, कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू सर. ओके समीर, सो लेट्स स्टार्ट. आपने कब से प्रिपरेशन स्टार्ट की समीर दिस बैंकिंग एग्जाम्स की? सर मैंने इन द ईयर 2020 से अपना बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए स्टार्ट किया था प्रिपरेशन. ओके, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए समीर कि आपकी स्कूलिंग एंड योर ग्रेजुएशन जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए. सर मैंने अपना 10th और 12th बाल भारती पब्लिक स्कूल द्वारका न्यू दिल्ली से किया था. उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया SRM यूनिवर्सिटी गाज़ियाबाद से. ओके ओके. एंड you completed your graduation in 2019? जी सर. Okay. So when did you decide that you wanted to be a banker? सर आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई वॉज लुकिंग आउट फॉर वेरियस ऑप्शंस कि मैं कहाँ पे जाके कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं टेक्निकल फील्ड में नहीं रहना चाहता था. ओके. तो ग्रेजुएशन के टाइम में मुझे आइडिया लग गया था कि मैं इस फील्ड के लिए नहीं बनाऊँ. तो फिर मैंने और ऑप्शंस एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया. तो उसी टाइम पे SBI ने अपना PO का नोटिफिकेशन आउट किया. तो अच्छा, 2000 ये आप बात कर रहे हैं 19 में. ओके. तो उस टाइम पे सर उतना मेरा आइडिया नहीं था, नॉलेज नहीं था इस तरफ पे, लेकिन एक आइडिया आ गया था कि SBI भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मैं कर सकता हूँ PO जैसा लेवल पे मैं ज्वाइन कर सकता हूँ बैंक. ओके. लेकिन तो फिर मैंने और थोड़ा सा रिसर्च स्टार्ट किया कि कैसे क्या क्या इनका रिक्वायरमेंट है. तो मैं देखा कि सिलेबस जो है वो मैं उसको कम्प्लीट कर सकता हूँ और जब मैं ज्वाइन भी करूँगा बैंक में तो मैं एक अच्छा ऑफिसर बन सकता हूँ. तो फिर ये इसका 2020 में मैंने फिर स्टार्ट किया अपना प्रिपरेशन. ओके. तो कितने अटेम्प्ट्स लगे आपको यहाँ तक पहुँचने में? सर मेरा IBPS PO का ये 3rd अटेम्प्ट था, लेकिन SBI PO में मेरा 2nd अटेम्प्ट था. ओके, दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट. 2nd अटेम्प्ट में ही यू हैव अचीव दिस फीट. ओके. ऑलराइट समीर, थोड़ा सा आपकी प्रिपरेशन के बारे में आते हैं. हाउ वाज योर डेली, व्हाट वाज योर डेली शेड्यूल? कितना आवर्स आप पढ़ाई पे देते थे और सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते थे या कुछ प्लान करते थे? थोड़ा सा वो बताइए. सर जब एक क्या टाइम होता है कि बैंकिंग में अगस्त से स्टार्ट होता है जो भी एग्जामिनेशन का. एग्जैक्टली राइट. तो उससे पहले जो फ्री का टाइम होता है सर, तो उस पर मैं सर 8 to 9 आवर्स ही देता था ऑन एन एवरेज. लेकिन जब मेरा एग्जामिनेशन का सीजन जब स्टार्ट होता था, जब एग्जामिनेशन एकदम लाइन पे होते थे तो 12 घंटे तो मेरे निकल ही जाते थे. तो मॉर्निंग में मैं सबसे पहले करंट अफेयर्स पे देता था. करंट अफेयर्स मैंने अफेयर्स क्लाउड लिया हुआ था, उससे मैं पढ़ता था. और उसके बाद मैं हिंदू भी पढ़ता था, न्यूज़पेपर रीड करते थे, क्योंकि मैं इंटरव्यू को भी साथ में लेके चलता था. तो उससे क्या होता था कि मैं न्यूज़ भी मिल गया और नॉलेज भी मिल गया जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ. ओके. तो प्रिपरेशन के दौरान में आपके दिमाग में एक था कि आगे चल के मुझे इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा एंड उसकी प्रिपरेशन आप साइमल्टेनियसली कर रहे थे. दैट्स अ वेरी गुड थिंग. ओके. तो ये मेरा 10 o'clock तक ये हो जाता था. उसके बाद सर मैं फिर मॉक्स पे स्विच करता था. और मॉक्स में सर प्रीलिम्स मेंस दोनों के देता था, टारगेट करता था अलग अलग दिन में. तो वो कर लेने के बाद फिर उसको मॉक दे दिया, फिर उसको एनालाइज करता था. एनालाइज कर लेने के बाद फिर मैं और जब ये हो गया उसके बाद सब्जेक्ट टॉपिक्स जो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सबके जो टॉपिक टेस्ट आते हैं वो देता रहता था. तो इसमें ज़्यादा था मेरा. तो आप मॉक शुरू से ही देना स्टार्ट कर दिए थे जब से प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी? ये इसको तो मैं एक मेडिसिन की तरह रोज़ देता था. ओके. आप मेडिसिन, जो भी बीमार आदमी उसको मेडिसिन रोज़ चाहिए होता है, वैसे ही मॉक टेस्ट भी रोज़ चाहिए. ओके. क्योंकि उसके बिना सर नहीं पॉसिबल है. मतलब उसी से पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं और कैसे आगे आपको फिर प्रिपरेशन करना चाहिए. हाँ, ये एक्चुअली एक कॉमन चीज़ है. जितने भी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स से हमने बात की है, मोस्टली सबका ये कॉमन एक चीज़ रहा है कि सब लोग शुरू से ही मॉक देना स्टार्ट कर देते हैं. वो इसलिए भी ज़रूरी होता है कि यू गेट टू नो वेयर डू यू स्टैंड और आपकी प्रोग्रेस आप खुद जज कर पाते हैं. ओके. तो आपका सब्जेक्ट वाइज मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सब स्ट्रॉन्ग था या किसी एक सेक्शन में आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ी? सर लगभग बराबर था. बस ये था कि मैं इंग्लिश में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमेशा से ही रहा हूँ. क्योंकि इंग्लिश ही बैकग्राउंड रहा है मेरा. स्कूलिंग भी मैंने पूरा CBSE लेवल पे ही किया है. तो इंग्लिश हमेशा से मेरा स्ट्रॉन्ग रहा है. बाकी मैथ्स और रीजनिंग इक्वल लेवल पे था, लेकिन मैं कभी भी किसी को डिफ्रेंशिएट नहीं करता था. हाँ, सबको इक्वल वेटेज आपने दिया अपने प्रिपरेशन में. ओके. ऑलराइट.
समीर देखो, देर इज़ अ सेइंग दैट सक्सेसफुल पीपल दे डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द सेम थिंग्स डिफरेंटली। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ था कि आपने कुछ डिफरेंट किया, कुछ इनोवेटिव वे में आपने अपनी प्रिपरेशन की? वॉज इट द केस? सर ये जो एग्जामिनेशन है बैंकिंग का, ये कंसिस्टेंसी डिमांड करता है ज़्यादा दैन कि आप अलग तरीके से प्रिपेयर करें। आप जो चीज़ कर रहे हो उसको ठीक तरीके से और कंसिस्टेंटली करते रहें। राइट। तो जो परसिस्टेंस दिखाता है इस प्रिपरेशन में, वही लेके जाता है। और मैं यही करता था सर। ऐसे भी टाइम आता था सर कि मैं इतना काफ़ी टाइम नहीं दे पाता था पढ़ाई में, तो भी मैं कम से कम कोशिश करता था कि एक मॉक टेस्ट दे दूँ रोज़ और उसको एनालाइज कर लूँ। इससे ये रहता था कि मैं यूज टू रहता था कि जो भी एग्जामिनेशन में आएगा तो उसको मैं कैसे डील करूँ। हाँ। तो ये मेरा रहता कि कंसिस्टेंट रहता था। राइट राइट राइट। तो हाँ, ये एक फैक्टर होता है, बिकॉज जनरली 1.5 से 2 साल एटलीस्ट टाइम लग जाता है लोगों को क्लियर करने में। तो वो ओवर द पीरियड ऑफ 2 years यू हैव टू मेंटेन द सेम टेम्पो, वो ज़रूरी होता है। राइट। ओके ओके ओके। अच्छा चलिए, अब आते हैं हम लोग सीधा एग्ज़ाम डे पे। जनरली समीर ये देखा जाता है कि एग्ज़ाम देने जब स्टूडेंट्स जाते हैं तो दे सी दैट देयर आर हंड्रेड्स ऑफ अदर कैंडिडेट्स, और फिर वो एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, नर्वस फील होता है, और फिर उसके बाद जो उनका एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है जो वो नॉर्मली टेस्ट में देते हैं वो एग्ज़ाम में नहीं दे पाते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो ये चीज़ आप कैसे हैंडल करते थे? सर जब मैं इनिशियल फेज़ में था तब मेरे को भी थोड़ा सा ये फील होता था कि और भी बच्चे हैं, ये भी उतनी मेहनत कर रहे हैं, तो मेरे में ऐसा क्या अलग है जो मैं इनसे कम्पीट करके आगे निकलूँ। लेकिन फिर टाइम सर एक्सपीरियंस के साथ ये समझ आ गया कि हर किसी का प्रिपरेशन स्टेज अलग रहता है। कोई एकदम बिगिनर होता है, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो फर्स्ट टाइम में सब कुछ कर ले। तो कोशिश ये करना चाहिए सर कि अपने प्रिपरेशन में विश्वास रखना चाहिए, और जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है उसको बेस्ट तरीके से अप्रोच कीजिए और फिर उसको फिर सॉल्व कीजिए। ये होना चाहिए सर। ओके। तो मैं यही करता था चाहे कोई जो भी एग्ज़ाम मिले सर। राइट राइट राइट। एग्ज़ाम में आपका कैसा रहता है? जैसे मैथ सेक्शन में अगर हम आए क्वांट्स में, तो आप कौन से एरियाज़ को पहले अटेम्प्ट करते थे, किसको बाद में अटेम्प्ट करते थे? कुछ ऐसा आपने प्लान किया हुआ था? सर मैं कोशिश करता था कि अपनी जो स्कोर है उसको मैक्सिमाइज़ कर सकूँ। तो मैं पहले वो देखता था कि जो छोटे मोटे जो मतलब जल्दी क्वेश्चंस जो सॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, इसको मैं पहले सॉल्व कर लेता था। तो 5-10 क्वेश्चंस यहाँ आ गए तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी आ गया कि ठीक जा रहा है पेपर। उसके बाद फिर मैं डीआईज में शिफ्ट करता था, और 2 डीआईज यूजुअली आते हैं। तो दोनों डीआईज आसानी होते हैं, मतलब थोड़े से कैलकुलेटिव हो गए आजकल, लेकिन हो जाते हैं क्वेश्चंस, तो मैं फिर उन पर स्विच करता था। तो ये करके फिर जितना टाइम बचता था उसके बाद मैं अरिथमेटिक में शिफ्ट करता था। ओके ऐसा ओके। एंड रीजनिंग में पजल्स पहले सॉल्व करते हैं या पजल्स बाद में? सर रीजनिंग में मेरा ऐसा रहता था कि मैं सब में कंफर्टेबल था, तो मेरे को पजल भी जल्दी बन जाता था। तो मेरे सामने जो क्वेश्चन आया उसको मैं समझ जाता था, क्योंकि इतना मॉक टेस्ट दे दिया ना कि समझ आता था कि इसको 3-4 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो मैं वैसे पजल्स पकड़ लेता था, उसको सॉल्व कर लिया। फिर देखा कि उसके बाद शिफ्ट किया, देखा कि ये पजल थोड़ा लंबा टाइम लग सकता है, तो उसको मैं थोड़ा स्किप कर दिया और बाकी क्वेश्चन पे सॉल्व करता था। तो वैसे ही मेरा वही रहता था कि मैं स्कोर मैक्सिमाइज कर सकूँ, हमेशा इसी तक टारगेट करता था। एंड इंग्लिश में आरसीज अटेम्प्ट पहले करते थे या ग्रामर? नहीं सर, आरसी को हमेशा मैं लास्ट के लिए रखता था, क्योंकि वो वही एक क्या होता था कि बाकी तो छोटे मोटे ही होते थे, या तो आपको पैराफ्रेजिंग आ गया, वो जो रीअरेंजमेंट वाले जो क्वेश्चन, हाँ तो वो मैं करता था पहले, और बाकी ग्रामर वाले क्वेश्चन ये करके सर 10 मिनट में मेरा बाकी पूरा पेपर सॉल्व हो जाता था। तो पूरा 10 मिनट मेरे पास आरसी के लिए रहता था, तो मैं फिर आरसी को लास्ट में आरसी जी। ओके ओके। अच्छा समीर, आपने प्री और मेंस की प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली की साथ में, या पहले आपने प्री प्रिपेयर किया, फिर प्री में जब एक बार प्रिपरेशन हो गई, कॉन्फिडेंस आ गया, फिर मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट किए? इनफैक्ट टेस्ट भी आप साथ में देते थे या कैसा रहता था इसका स्ट्रेटजी? सर मैं तो दोनों को साथ में लेके चलता था, क्योंकि क्या होता है प्री हो गया, प्री के बाद जो रिजल्ट आता है उसके बाद आपको मेंस के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो ये ज़रूरी है कि आप स्टार्टिंग से ही साथ में लेके चलो, क्योंकि बाद में जीए भी जैसे होता है सर, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है आजकल, तो इतना डीप क्वेश्चन पूछते हैं बैंक्स में। राइट। तो फिर इस वजह से स्टार्टिंग से ही लेके चलना मेरे हिसाब से सही रहता है। तो मैं ये करता था सर, जैसे अभी ये टाइम है अप्रैल के टाइम पे, मई के टाइम में, तो मैं वीकली मेरा मॉक का शेड्यूल रहता था कि मैं पहले जो मंडे टू सैटरडे मॉक्स देता था, तो मंडे टू वेडनेसडे मैं पीओ के मॉक्स देता था, फिर थर्सडे टू सैटरडे मैं क्लर्क के मॉक्स देता था। इसमें ऐसा रहता था कि मंडे ट्यूसडे मैं पीओ के प्रीलिम्स दिया, वेडनेसडे को पीओ का मेंस दे दिया, थर्सडे फ्राइडे फिर मैंने क्लर्क का प्रीलिम्स दिया, और सैटरडे को मैंने क्लर्क का मेंस दिया। ओके। तो ये सबको बेसिकली
बोल सकते हैं कि पीओ भी कवर कर रहे हैं आप, क्लर्क के भी एग्जाम्स कवर जी। कर रहे हैं, एंड प्रीलिम्स मेंस दोनों की जी। प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली हो रही जी। है। मतलब ऑन एन एवरेज पर वीक आप 4 प्रीलिम्स के टेस्ट दे रहे हैं और 2 मेंस के टेस्ट जी, दे रहे हैं, जी, राइट? ओके ओके। अप्रॉक्सीमेटली आपको एनालिसिस में कितना टाइम लगता था? एक मॉक टेस्ट जैसे आपने दिया तो कितना टाइम एनालिसिस के लिए आपको लगता था? सर जैसे स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था प्रिपरेशन तो मेरे को थोड़ा टाइम लग गया। जैसे प्रीलिम्स का जो मॉक देता था तो 1 घंटे का होता था, तो मैं 1.5-2 घंटा लग जाता था समझने में ओके स्टार्टिंग ओके, में। राइट। लेकिन फिर जब कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो गए, सब हाँ। समझ आने लग गया, हाँ। तो आधे घंटे में मैं पूरा निपटा देता था आराम से। एनालिसिस निपटा रहे। और एनालिसिस में किस चीज़ पे फोकस करते थे? बेसिकली आप ये देखते थे कि आपके क्वेश्चंस कहाँ रॉन्ग हो रहे हैं, क्या क्या मेन एरिया ऑफ फोकस क्या रहता था एनालिसिस में? सर मैं तो सब देखता था कि मैंने सही कौन सा किया है, हाँ। ताकि ये ध्यान में रहे कि ये चीज़ मैं सही कर रहा हूँ। ओके, तो ये ये चीज़ आपकी भी करके- स्ट्रेंथ है बेसिकली, वो हाँ। आप समझ जाते थे, राइट? और जो चीज़ गलत किया फिर उसको भी मैं देखता था कि यहाँ क्या गलती कर दी। हाँ। क्योंकि मैं क्या करता हूँ सर, कोशिश करता था कि एक्यूरेसी मेंटेन करूँ। राइट। तो अगर गलत हो रहा है तो फिर क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि मैं तो एक्यूरेसी मेंटेन करता हूँ। तो फिर मैं देखता था कि यहाँ मैंने ये गलती की, और वो चीज़ मेरे दिमाग में रह जाती थी। राइट। तो सिली मिस्टेक्स अगर कुछ होती हैं और आप उसको फिर एक बार देख लेते हो कि हाँ ये मैंने गलतियाँ की है, तो शायद नेक्स्ट टेस्ट में वो सारी चीज़ें जी। आपके दिमाग में रहती हैं। बिल्कुल। ओके ओके समीर, ऑल राइट। नाउ लेट्स कम टू द ग्रुप डिस्कशन एंड पीआई पार्ट। जी एसबीआई पीओ का आपने रिसेंटली जीडी और पीआई दिया है, तो थोड़ा सा पहले जीडी पे आते हैं। जीडी का एक्सपीरियंस कैसा था वो थोड़ा सा हमें बताइए। सर, इसमें क्या होता है, ग्रुप एक्सरसाइज होता है, सिर्फ जीडी नहीं, जीडी 2 चीज़ें होती है, राइट? एक ग्रुप डिस्कशन होता है एंड देन ग्रुप एक्सरसाइज होता है, तो राइट? हम लोग को सर, हम लोग 10 लोग थे मेंबर पैनल Okay. में। तो हम लोग को लेके गए अलग रूम में, वहाँ बैठाया। तो हम लोग को पहले ही टॉपिक देने से पहले 2 पैनल मेंबर जो चेक करते हैं, जो हम लोग को इन्विजिलेट करते हैं, हाँ। उन्होंने बता दिया, इंस्ट्रक्शन दे दिए कि ये देखिए ग्रुप डिस्कशन है, यहाँ पे आपको डिबेट नहीं करना, एक दूसरे के साथ अच्छे से बात कीजिए, किसी को कट मत कीजिए, क्योंकि फिर ये डिबेट बन जाएगा। Right. तो उन्होंने पहले ही हम लोग को इंस्ट्रक्शन दे दिया। Okay. फिर बोला कि 5 मिनट का लिए, हम बोले कि 5 मिनट के लिए हम आपको टाइम देंगे पहले टॉपिक देने के बाद, और उसके बाद 20 मिनट का ग्रुप डिस्कशन होगा। ओके तो फिर तो इसमें हमको टॉपिक दिया गया था $5 ट्रिलियन इकॉनमी इंडिया 2025 तक बन पाएगा कि नहीं। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, जी। ओके तो ओके। इस पे हम लोग को डिस्कस करना था। तो हाँ। फिर ये हम लोग ने किया, तो 20 मिनट्स चला। ये हो जाने के बाद फिर ग्रुप एक्सरसाइज पे हमको शिफ्ट किया ओके, गया। तो इस डिस्कशन में आप मल्टीपल टाइम्स आप एंटर कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल टाइप्स आप बोल सकते हैं, ऐसा जी। था सिनेरियो? आपने जी। कितने बार बेसिकली एंटर किया जीडी में? सर मैंने 2 to 3 टाइम्स किया था। 2 to 3 टाइम्स आपने पॉइंट्स रखे थे अपने। जी। ओके ओके ओके। उसके बाद ग्रुप एक्सरसाइज में उसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर कीजिए। हाँ, तो सर जैसे ही ग्रुप डिस्कशन हो गया, उसके बाद हमें ग्रुप एक्सरसाइज में शिफ्ट किया। तो उसमें क्या होता है कि हमको एक टॉपिक दे देते हैं, और फिर बोलते, जैसे कि हमारा टॉपिक था कि प्लास्टिक वेस्ट को हमको रिड्यूस करना है देश में, तो Okay. कैसे हम इसको कर सकते हैं। हाँ। तो उसके लिए हमको 7 पॉइंट्स दे दिए कि ये होना चाहिए इस तरीके से। और फिर इसमें ना 2 कॉलम्स दिया गया, एक अच्छा। आपका अपना पर्सनल ओपिनियन कि ये इसमें कौन कौन से पॉइंट्स। अच्छा, आपको पता वो प्रायोरिटाइज करना था कि ये 7 पॉइंट्स में से फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी रहेगी, सेकंड प्रायोरिटी जी, किसकी रहेगी, ये जी, ओके। एक तो पहले आपको अपना करना है, अपना फिर करना। आपको ग्रुप के साथ करना है कि आपका एज अ ग्रुप क्या आपका फाइनल। अच्छा, तो इसमें बेसिकली ये होता है कि ग्रुप को एज अ ग्रुप आपको एक कंसेंसस पे पहुंचना जी। है। एज अ ग्रुप सबके अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डिस्कशन आप एक कॉमन कंसेंसस पे आएंगे कि ये प्रायोरिटी लिस्ट है। जी जी। ओके तो इस ओके पे हम लोग को पहुंचना था। फिर हम लोग का सब ठीक अच्छा चला गया, सब ग्रुप में भी सारे जो कैंडिडेट्स थे सब ने अच्छे से परफॉर्म किया, सबका ठीक गया सर। ओके जी। ओके ओके। और उसके बाद इंटरव्यू पे आते हैं हम लोग। जी इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, कितने लोग थे पैनल में? सर, मेरे पैनल में तो 4 मेंबर्स थे। 4 मेंबर्स जी। थे, ओके ओके। एंड हाउ वाज इट? इंटरव्यू स्ट्रेस था या इट वाज कूल? नहीं, बहुत फ्रेंडली थे मेरे बहुत पैनल friendly मेंबर्स, मतलब अच्छे से उन्होंने ट्रीट किया, मतलब बिठाया आराम से, कंफर्टेबल किया। उसके बाद फिर क्वेश्चन देने। किन किन एरिया से क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे? सर स्टार्टिंग में तो मेरे से पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो इंडिया में आ रहे हैं, इस पर आपका क्या है ओपिनियन। फिर मेरे को एक सिचुएशन में रख दिया कि बोला कि सपोज आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं किसी डिस्ट्रिक्ट के, अच्छा, तो आप कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करेंगे। ओके फिर बोला ये, इससे फिर मैंने इन दोनों का दे दिया, तो उससे वो लोग सेटिस्फाइड थे। फिर मेरे हॉबी से रिलेटेड पूछा, क्रिकेट से थोड़े क्वेश्चंस पूछ लिए। ओके। फिर मेरे होम स्टेट के बारे में थोड़ा सा पूछा। ओके। बैंकिंग, कोर बैंकिंग से बैंकिंग बहुत से ज़्यादा सर नहीं पूछते नहीं हैं, पूछे? मेरे से तो नहीं पूछा गया। ओके, जी। ऑलराइट। अच्छा, कितने मार्क्स थे आपके जीडी एंड इंटरव्यू में? सर जीडी में 20 मार्क्स का होता है और इंटरव्यू 30 मार्क्स का होता है। हाँ, तो मेरे जीडी में 20 में से 19 मार्क्स आए, ओके और इंटरव्यू में 30 में से 27 मार्क्स आए।
अच्छा, So okay. total 46 I am 50 में. Out of 50 you have got 46. That's really good. इंटरव्यू के लिए आपने कुछ स्पेसिफिक प्रिपरेशन कुछ की थी? जी सर, यहाँ पे मैं 4D एजुकेशन आपको बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काफ़ी काम किया। और उन्होंने मुझे बताया कि मैं कहाँ अभी गलतियाँ कर रहा हूँ, जैसे मैं काफ़ी तेज़ कभी कभी बोल देता हूँ, तो उन्होंने बोला कि आप थोड़ा सा स्पीड को कंट्रोल कीजिए, नहीं तो समझ नहीं आता है सामने वाले को, तो जब समझ नहीं पाएंगे तो कहाँ मार्क्स देंगे। तो ये चीज़ सर मैंने अपने दिमाग में रखा और इस चीज़ को मैंने जीडी और इंटरव्यू दोनों में अच्छे से इम्प्लीमेंट किया। ओके, यहाँ तो मॉक इंटरव्यूज़ आपने इंटरव्यू के पहले कुछ मॉक इंटरव्यूज़ दिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके। ऑलराइट समीर, एट लास्ट डू यू वांट टू से एनीथिंग टू द फ्यूचर एस्पिरेंट्स? कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे जो उन्हें हेल्प करें? हाँ, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे ये कॉम्पिटिशन का ज़माना है, तो काफ़ी चांसेस हैं कि आप एक ही बार में सक्सेस नहीं पाएँ। तो जो आपके साथ जो फेलियर्स होंगे, इसको आप हमेशा सीखिए इससे, क्योंकि ये जो सिखाएंगे ना वो और कोई नहीं सिखा सकता। आप क्लास में टीचर जो समझाएंगे, जो आप पढ़ेंगे, उससे आपको समझ तो बहुत कुछ आएगा, लेकिन उस चीज़ को जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे और वो चीज़ नहीं होगा, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, तो उसमें जो आपको शॉर्टकमिंग्स है, जो उससे आप सीखेंगे, वो लाइफ लॉन्ग रहेगा आपके साथ। और इसी तरीके से मैंने भी सीखा और मैं आगे यहाँ आपके सामने सारे एग्ज़ाम्स क्लियर किया है मैंने और यहाँ बैठा हूँ सर के साथ। तो फिर आप भी आ सकते हैं, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि अपनी गलतियों से ज़रूर सीखें। ओके, दोज वेर रियली वाइज वर्ड्स। ओके, थैंक यू समीर, थैंक्स फॉर योर टाइम। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है। इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड। ओके, आपके कुछ भी अगर फीडबैक्स हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एंड विल श्योरली गेट बैक टू यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।